नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विश्वजीत सिंह और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज अबाउट म्यांमार के मिलिट्री रिजाइम की रीसेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन। तो आपको पता है म्यांमार हमारा नेबर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट देश भी है भारत के लिए, और वहाँ पर जो पिछले 1-2 सालों से चल रहा है उसको लेकर भी है बेसिकली ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। लेटेस्ट वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, यहाँ भी आप इन वीडियोस की जो है PDF उनको यहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर हैं, क्योंकि वहां पर मिलिट्री अपराइजिंग हो गई थी, कूप हो गया था, जनरल मिन ऑन्ग ह्लियांग, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनका रिजाइम जो है वो आने वाले समय में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड करेगा। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा पक्का नहीं बताया कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि इस साल वो करवा सकते हैं। और ये रिमार्क इस टाइम पर बड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। क्योंकि जनता रिसेंटली 75वीं एनिवर्सरी म्यांमार की मना रहा था फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और 3 हफ्ते बाद सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ मिलिट्री कूप भी है कंट्री में। मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट के पहले दिन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही मिलिट्री ने म्यांमार को टेक ओवर कर लिया था, और म्यांमार की जो सबसे बड़ी पार्टी और बहुत ही बहुमत से जीती थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसकी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको रोक के खुद मिलिट्री कूप कर लिया। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि इस पार्टी की जो लीडर थी ऑन्ग सैन सू की थी, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, आगे भी हम पहले भी उनका काफी बारी मेंशन आया है, नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं वो। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि यहाँ जब म्यांमार की बात होती है एक जनता वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये जनता वर्ड क्या है? बेसिकली एक जनता रिजाइम वो रिजाइम होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स हु सीज द रूलिंग पावर इन ए कंट्री, जो किसी देश में जो है रूलिंग पावर को सीज कर लेते हैं। इसको एक मिलिट्री रूल का सबसेट माना जाता है, और प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो ड्राइव करता है जनता गवर्नमेंट को वो बेसिकली एक मिलिट्री होता है। और आपको पता है बेस्ट एग्जांपल इज दिस म्यांमार, जिसको मिलिट्री लीडर मिन ऑन्ग जो है हेड कर रहे हैं। आगे आपको पता है ये जिनकी मैं बात कह रहा था ऑन्ग सैन सू की, बेसिकली इस अभी कुछ समय पहले ही NLD लीडर ऑन्ग सैन सू की, जिन्हें की कंट्री का एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का आइकन माना गया, उन पर 5 और करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके कारण उन्हें 7 साल की सजा और दे दी गई है। इसको मिलाकर टोटल उन्हें जो जेल टर्म है वो 33 साल हो गया, 33 इयर्स वो जेल में ही रहेंगी। एंड ऑल द केसेस जो भी उनके खिलाफ हैं, उसको तो अपोजिशन का कहना ही है कि ये मिलिट्री रूल जान के उनको दबाने की कोशिश कर रही है। 77 ईयर ओल्ड हैं सू की, उनको मिलिट्री कैंप में कहीं जगह पर उनको जो है बंदी बनाया गया है। उनको मिला के जनता ने ना सिर्फ उनको बल्कि 15,000 अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को भी पिछले 2 सालों में गिरफ्तार करके जेल में डाला है। बुधवार को 7,000 प्रिजनर्स को रिहा किया गया ऑन देयर इंडिपेंडेंस डे, जिसमें से ज्यादातर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे। कुछ न्यूज रिपोर्ट आई जिनमें कुछ कहा गया कि कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और जिनमें कुछ NLD पार्टी से संबंधित थे उनको भी रिहा किया गया है। म्यांमार में जब से मिलिट्री टेक ओवर हुआ है तब से एक वायलेंट टर्मोइल जो है देखने को मिला है बिटवीन द प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस एंड द मिलिट्री। कूप होने के कुछ दिन बाद ही जो नए पार्लियामेंटेरियन जो चुने गए थे, उन्होंने खुद को इकट्ठा किया और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इसको नाम दिया गया, और इसको उन्होंने कहा स्प्रिंग रेवोल्यूशन। इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का एक आर्म्ड विंग भी बनाया गया जिसको PDG भी बोला जाता है, पीपल्स डिफेंस ग्रुप्स।
इनमें बहुत सारे सिविलियन मिलिटियाज हैं जो मिलिट्री से लड़ते आए हैं ताकि मिलिट्री पूरे म्यांमार पर अपनी कंप्लीट अथॉरिटी ना बना पाए। एक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट ने लास्ट महीने कहा था कि ये जो म्यांमार के एंटी मिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे पीडीएफ है, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनको इकट्ठा किया है फ्रॉम द लोकल एंड द डायस्पोरा, और इसी के सहारे वो जो है मिलिट्री के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एनयूजी और इसके एफिलेटेड जितने पीडीएफ्स हैं और इसके अलावा कई एथनिक आर्म्ड मिलिटियाज हैं जो इनको बैक करते हैं, उनका मानना है, मतलब उनका कहना है कि म्यांमार के काफी एक बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल है। अभी सिचुएशन बिल्कुल भी सुधरी नहीं है और ये जो मिलिट्री की अनाउंसमेंट है कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, इसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से एक उनका देखा जा रहा है कि जो जनता गवर्नमेंट है वो जानकर एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है और जो अपोजिशन है जो उनको अपोज कर रहे हैं उनको जो है डिवाइड करना चाहती है, इस तरह का बयान देकर। जनता गवर्नमेंट में हालांकि कुछ सेक्शंस हैं एनएलडी पार्टी के जो इसके बारे में बात कर रहे हैं और कुछ एनएलडी के मेंबर इस एनयूजी में भी हैं, लेकिन ऑफिशियली एनयूजी ने जो है बेसिकली इस स्टेटमेंट से स्टे अवे होने का जो है डिसीजन लिया है, और क्योंकि वो बेसिकली चाहते हैं कि जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है एनयूजी की वो वैसे ही बनी रहे। मिलिट्री रिजाइम का ये बयान आना कि हम इलेक्शन करवाएंगे, उनका बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि वो चाहते हैं कि कंट्रोल सेटिंग्स में इलेक्शन हो जाए और वो अपने प्रॉक्सीज को पार्लियामेंट में बिठा दें, जिससे उनके रूल को जो है एक लेजिटिमेसी देखने को मिलेगी। एनयूजी तो ऑलरेडी कह चुकी है कि जनता जो है बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो इलेक्शंस होल्ड करवाएं म्यांमार में। अब भारत की बात कर ली जाए, भारत के लिए म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप पर देख सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के साथ एक म्यांमार, ये सारा म्यांमार इतनी बड़ी बाउंड्री है हमारी म्यांमार के साथ, हमारी 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है। और अभी हाल ही में आपको पता है भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी को भी संभाला है और भारत इंडिया म्यांमार चाइना ट्रांजैक्शन बनता है अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर आप देख सकते हैं भारत इधर चाइना एंड इधर म्यांमार, तो ये ट्रांजैक्शन एक यहां बनता है। दूसरा ट्रांजैक्शन बनता है इंडिया म्यांमार और बांग्लादेश का मिजोरम पे, इधर ये भारत, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, दूसरा ये बनता है। तो इसीलिए म्यांमार हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मोदी गवर्नमेंट का कहना था कि जो G20 की प्रेसिडेंसी उनको मिली है वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि पूरी दुनिया में जो है शांति का जो है पैगाम दिया जा सके, शांति लाई जा सके, और हम ये भी होप कर रहे हैं कि भारत एक बड़ा रोल प्ले करेगा रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने का। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि दुनिया ये भी देखेगी कि भारत खुद के जो हमारे घर के आसपास जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। और G20 ग्रुप में इंडोनेशिया भी है जिसके पास इस साल आसियान की चेयर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, वो बेसिकली उन्होंने आसियान की एफर्ट्स काफ़ी लगाई हैं आसियान को मिला के, ताकि ये जो जनता गवर्नमेंट है म्यांमार में इसको एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की तरफ बढ़ाया जा सके। हालांकि पहले इन्होंने कहा था कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन उनकी एफर्ट्स, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की एफर्ट्स के साथ अब जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन करने की जो ये कोशिश की जा रही है म्यांमार में। और इंडोनेशिया चाहता है कि G20 में भी उसको एक वाइडर सपोर्ट मिले और उनके लिए भी एक ये चैलेंज है एज एन आसियान लीडर। भारत की पोजीशन की बात करें तो वी हैव एक्सप्रेस्ड डीपर कंसर्न्स एंड इंटरप्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, और उन जनता गवर्नमेंट ने जो ब्रूटल स्टेप्स लिए थे उनके खिलाफ भी हम बोले हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने जो खुद के वाइटल इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफगार्ड करना है, या कि हम ये इंश्योर कर सकें कि म्यांमार किसी भी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं उनको किसी तरह से भी उनका हेवन ना बन जाए, और साथ साथ ये भी कि वो कंट्री कहीं एक चाइनीज प्लेग्राउंड ना बन के रह जाए।
कि चाइना के शिकंजे में भी ना आ जाए। यहां पर ये बता दें कि पिछले साल जब फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला नैपदेव गए थे, तो वहां पर उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली के सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिस्कस किया था, बल्कि भारत के इंटरेस्ट के भी जाहिर किया था कि म्यांमार में जल्द से जल्द जो डेमोक्रेसी है वो वापस आए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और डिटेनीज को रिहा किया जाए और वायलेंस को बिल्कुल वहां पर खत्म किया जाए। इसके अलावा वो तब उस वक्त एनएलडी कई लीडर्स को भी मिले थे जो उस वक्त जेल में नहीं थे, लेकिन अभी इस पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला है। अभी हाल ही लास्ट नवंबर में जब फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी गए, तो उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया डेमोक्रेसी का, ना प्रिजनर्स का, एंड इवन ही डिड नॉट मीट एनी पॉलिटिकल लीडर्स। दिसंबर में भारत, रशिया और चाइना तीनों ने पहली रेजोल्यूशन जो यूएनएससी द्वारा म्यांमार पर अडॉप्ट की गई थी उसमें से एब्सटेन होने का फैसला कर लिया। दे डिडंट वोटेड ऑन दिस रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन का पर्पस था टू एंड द वायलेंस एंड द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग सू कई। नए साल की स्पीच में जनरल मिन ऑन्ग ने उन कंट्रीज का जो है धन्यवाद दिया जो उनके रिजाइम के साथ खड़े रहे, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, बांग्लादेश है, इनके साथ मिलकर जो है हम काम कर रहे हैं, एंड वी विल वर्क टुगेदर बॉर्डर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। और यहां पर एक और बात जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके, कि देखिए भारत, चीन और रशिया ये तीनों मुल्क ऐसे मुल्क भी हैं जो म्यांमार को आर्म्स भी सप्लाई करते हैं। अब नॉर्मेटिव इश्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो म्यांमार के अंदर जो इस वक्त केओस है उससे हमें ये नहीं लगता कि क्या जनता, जो गवर्नमेंट है वहां पर मिलिट्री रूल है, क्या वो भारत के किसी भी कंसर्न्स में हेल्प कर पाएगा भारत की कि नहीं। एक एग्जांपल है, जैसे हाल ही में एक मायावादी जॉब स्कैम हुआ है। इसमें क्या हुआ कि कई तमिल यूथ, बेरोजगार तमिल यूथ को ल्योर किया गया, उनको कहा गया कि हम आपको थाईलैंड में जॉब देंगे, और इसकी बजाय उन्हें म्यांमार के काइन इलाके में डिजिटल स्कैमिंग सेंटर्स में डाल दिया गया। अब ये जो एरिया है उसको एथनिक मिलिटिया चलाता है वहां पर एक, और वहां पर जनता जो मिलिट्री है वो नहीं जा सकती है, जिसके कारण भारत के लिए रेस्क्यू एफर्ट्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि मिलिटियाज बैक्ड बाय द जनता जो पीडीएफ से फाइट कर रहे हैं, मतलब ये जो एनयूजी का डिफेंस, पीपल डिफेंस ग्रुप था, इनसे लड़ने के लिए जो मिलिटियाज को यूज कर रही है मिलिट्री रूल वहां पर, उसमें नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स भी शामिल हैं, जैसे मणिपुरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर लोकल पीडीएफ जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे इलाके जहां पर हम अपने दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पहला तो है ट्राइलेटरल हाईवे, ये जो हम भारत, म्यांमार और थाईलैंड आईएमटी जो ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये जहां पर हम बना रहे हैं बॉर्डर पर, वहां का जो एरिया है उसको जो कंट्रोल कर रहा है इस वक्त लोकल पीडीएफ्स, पीपल डिफेंस ग्रुप्स। दूसरा हमारा है कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम इधर डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ नीचे से इंडिया टू डायरेक्टली हम इधर कालादान रिवर म्यांमार में जो है यहाँ पर एक सी रूट बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोग्राम। और ये जो इनमें से एक प्रोजेक्ट है वो सगाइंग रीजन में है जो कि मणिपुर के अपोजिट है, दूसरा चिन स्टेट में है जो कि मिजोरम के अपोजिट है। और अभी दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि जनता, मिलिट्री रूल और पीडीएफ्स, इन दोनों में जो लड़ाई हो रही है वो इन्हीं दो इलाकों में हो रही है। और अगर यहां पर काम करना है तो यहां पर लोकल पीडीएफ से परमिट लेना पड़ता है। मतलब कहने की जो मेन बात है वो ये है कि भारत के दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो दोनों ही इस वक्त इस तरह के इशू में उलझे हुए हैं, और इस तरह के इशू में जो म्यांमार का जनता रूल है, मिलिट्री रूल है, वो भी भारत की हेल्प नहीं कर पा रहा। तो इस समय, अच्छा, इसके अलावा एक और इशू है, वो ये है
कि बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं म्यांमार से आ रहे हैं और ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स का माने तो 50,000 लोग अभी तक म्यांमार से रिफ्यूजी ले सके हैं भारत में। इनमें से 40,000 तो मिजोरम में ही है, 3,000 मणिपुर में, 150 अरुणाचल में और 250 नागालैंड में। अब भारत, हम क्योंकि सिग्नेटरी नहीं है टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, तो हमने ऑफिशियली इनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया है। इन रिफ्यूजीज में माना जा रहा है कि 40 मेंबर तो उस पार्लियामेंट के हैं जो 2020 में बनी थी, और इनमें से 30 मिजोरम में है और 2 जो हैं बेसिकली दिल्ली में है, और इनमें से कुछ जो मेंबर्स हैं वो NUG नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के हैं, और ये चाहते हैं कि जो दिल्ली है वो NUG में इन्वेस्ट करे, ना कि जनता में, ताकि भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, ईदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन दी जनता गवर्नमेंट, द मिलिट्री रूल, या हम ये जो NUG के साथ इनके साथ चलें, क्योंकि इन द एंड हमें जो है अपने नेबर्स का भी ध्यान रखना है। जैसा मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि कहीं ये ना हो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके लिए हेवन ना बन जाए म्यांमार, या फिर चाइना को इस तरह का रोल ना प्ले कर दे, तो हमारे लिए, क्योंकि इतना लंबा बॉर्डर है, तो हमारे लिए वो खतरा हो जाएगा। तो हमें जो है बहुत ही ध्यान से कदम उठाने होंगे, और इस साल हमारे पास जो G20 की प्रेसिडेंसी आई है, तो वो एक मौका हो सकता है कि हम इस रीजन में भी जो है पीस लेकर आए। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके सजेशंस वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं। सो मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।